गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीटेट के पर्पज से एनसीईआरटी बेस्ड 8th क्लास की सोशल साइंस की हिस्ट्री से पार्ट 1 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत देश में व्यापार शुरू किया और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को इतना विस्तार रूप दिया कि उनका यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया और किस तरह से कंपनी की सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई। तो आज के चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम वो सभी डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के पर्पज से हम उसे स्किप करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, व्यापार से साम्राज्य तक। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, व्यापार से साम्राज्य तक। मुगल बादशाहों में औरंगजेब सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि मुगल बादशाहों में सबसे अधिक शक्तिशाली बादशाह कौन थे। तो हमें ये याद रखना है कि औरंगजेब सबसे अधिक शक्तिशाली बादशाह थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। इसका मतलब है कि अंग्रेज यहाँ पर एक ताकत के रूप में आने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अब बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं थी तो फिर वो यहाँ के स्वामी कैसे बन बैठे, क्या किया उन्होंने, तो हम ये आगे जानेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बुक है तो आप मेरे साथ अंडरलाइन करते चलिए इंपॉर्टेंट लाइंस पर, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कहीं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते चलिए। और अगर आपको थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। इस पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ से हम पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो मुगल बादशाह थे उनमें सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और ये उस समय थे जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी तो जितने भी भारतीय शासक थे उन सभी ने एकता दिखाई थी और उसमें एकता के साथ उन्होंने अंग्रेजों का और ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया था। और उसमें जो मुगल शासक थे जिन्होंने उनका साथ दिया था वो थे बहादुर शाह जफर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि ये मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। और जो कैप्टन हडसन थे, हमें याद रखना है किसने उनको अरेस्ट किया था? तो कैप्टन हडसन थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया था, अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया था। तो हमें ये याद रखना है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि वो कौन से शासक थे जिनको कि जेल में डाल दिया गया, जिनके के सामने उनके बेटों को मार दिया गया था। तो हमें याद रखना है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ऑलरेडी पूछा आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। किस तरह से पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायित्व स्थापित किया था। सन 1600 में, यह हमें सन याद रखनी है सॉरी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी का नाम क्या था, एलिजाबेथ प्रथम, से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। यह हमें याद रखना है कि इजाजतनामा क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इजाजतनामा क्या था, एक ऐसी परमिशन थी जिससे कि कंपनी को पूरब दिशा से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। ये यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इजाजतनामे का मतलब था एक ऐसी परमिशन जो महारानी एलिजाबेथ ने दी थी, एक ऐसी परमिशन जिससे कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार करके नए इलाकों को खंगाल सकती थी। जो भी नए इलाके थे, खंगालने का मतलब है कि वहां पर भी अपना व्यापार शुरू कर सकती थी। वहां से सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है, तो हमें याद रखना है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भी भय नहीं था। वो एकदम निश्चिंत होकर यहाँ पर व्यापार करने लगी थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। तो यहाँ हम जानेंगे कि ये जो वाणिज्यिक शब्द है इसका क्या मतलब है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम का मतलब होता है कि कोई भी एक, जैसे कंपनी है या कोई संस्था है, तो वो एक उद्यम की तरह है जहाँ कुछ निर्माण हो रहा है, जहाँ पर कुछ उन्नति हो रही है, तो वो स्थान या वो जगह उद्यम कहलाएगी। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों की सस्ती कीमतों पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता हो। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, और वाणिज्यिक का मतलब होता है कि एक ऐसा उद्यम जिसमें कि हम चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब जो महारानी एलिजाबेथ ने जो चार्टर एक्ट, इजाजतनामा जो दिया था, उसके अनुसार इंग्लैंड की दूसरी कंपनी तो भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ पर आके, जो दूसरी यूरोपीय ताकत थी, उनको यहाँ आने से नहीं रोक सकती थी। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि इंग्लैंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंग्लैंड से आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद और कौन कौन सी ताकत थी, कौन कौन सी लोग थे जिन्होंने कि भारत देश में अपने व्यवसाय को शुरू किया था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो हमें सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में कौन आया, पुर्तगाली। ये हमें याद रखना है, हमें सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद कौन आए। तो फिर पुर्तगाली आए, अपने तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, और वे आके सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ रुके थे, गोवा में रुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री, अब देखिए कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। इन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये पुर्तगाली थे, और ये कहाँ से होके आए थे, ये केप ऑफ गुड, ये पुर्तगाल से आए थे। ये कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। अब हम जानेंगे कि पुर्तगालियों के बाद यहाँ पे कौन आया, डच आए।
डच आए। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए और इनके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। तो ये हमें याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा आ चुका है कि कौन कौन पहले आया था, किसके बाद कौन आया था। तो हमें सीक्वेंस याद रखना है। नंबर 1 सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सेकेंड नंबर पे पुर्तगाली आए थे, थर्ड नंबर पे डच आए थे और फोर्थ नंबर पे फ्रांसीसी आए थे, जिन्होंने कि भारत में अपने व्यापार को शुरू किया था। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीटेट में ऑलरेडी पूछे आ चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। क्या क्या चीजें मांगी जाती थी यहाँ का? भारत का एक तो सूती कपड़ा और दूसरा रेशम की बनी हुई चीजें, रेशम से बने हुए। तो हमें ये याद रखना है, भारत से जो विदेशी कंपनियां आई थी वो क्या चीज यहाँ से आयात करती थी? सूती कपड़े और रेशम की बनी हुई वस्तुएं। इनके अलावा कौन कौन से मसाले थे? काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा आ चुका है ऑलरेडी, तो हमें कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी थी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब क्या हुआ? जो कंपनियां थी भारत से खरीद रही थी, कंपटीशन हो गया तो वो ज्यादा रुपए दे के खरीदने लगी। जब यहाँ ज्यादा रुपए में खरीदेंगी तो अपने देश में, यूरोपीय देशों में जाके जब वो बेचती थी तो उनको वहां पर ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फूलने फलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। अब इन्होंने क्या किया? आपस में एक दूसरे को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और कैसे करते थे ये लोग? एक दूसरे के जहाजों को रोक देते थे, माल से लदे हुए जहाजों को गिरा देते थे समुद्र में। तो इस तरह से ये एक दूसरे को नीचा दिखाने लगी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार कहाँ शुरू किया था? बंगाल में शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा आ चुका है कि सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई। तो याद रखना है हमें, हुगली नदी के किनारे और 1651 में स्टार्ट हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको याद है, अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा हो तो ये 1 करोड़ का क्वेश्चन था कि फैक्टर शब्द किसे कहा जाता है। और ये भी यहीं से एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया था कि फैक्टर शब्द किसे कहा जाता है? उन व्यापारियों को कहा जाता है जिन्होंने कि सबसे पहले हुगली नदी के किनारे अपनी कंपनी स्थापित की थी या यहाँ से बिजनेस शुरू किया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या जगह थी? जगह का नाम था वेयर हाउस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। मीन्स जो चीजें यहाँ से निर्यात की जानी है, निर्यात का मतलब होता है भेजना, जो चीजें यहाँ से भेजी जानी थी उनको यहाँ पर एकत्रित किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठा करते थे। तो हमें ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें 2 शब्द याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक था वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब एक स्टोर रूम की तरह, और दूसरा था फैक्टर। फैक्टर का मतलब हो गया वो व्यापारी जो कि व्यापार करते थे। और तीसरा बात था, सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी 1651 में। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। फरमान, यहाँ देखिए, फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश। फिर क्या हुआ था? जो कंपनी ने, जो फैक्टर था, जो वेयर हाउस था, उसके चारों तरफ अपना एक किला बनाना शुरू किया था। फिर वहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने मुगल शासकों से रिश्वत लेके गांव वाँव खरीदना शुरू कर दिया। और फिर इनमें से एक गांव बसा था, उस गांव का नाम था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बन गया था। और ये कैसे मिला था? उन्होंने मुगल अफसरों को
कुछ रिश्वत दी, रिश्वत देने के बाद वो गांव खरीद लिया और जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी के मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का मतलब होता है शाही आदेश, और कैसा, जो कि बिना शुल्क चुकाए, कंपनी कोई भी शुल्क नहीं देगी, इस बात के लिए भी औरंगजेब को उन्होंने तैयार कर लिया था। तो हमें याद रखना है, हाँ एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय भारत पर किस शासक का राज्य था। तो हमें याद रखना है कि उस समय औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब का शासन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक, कैसे कैसे व्यापार शुरू किया था ये हमने अभी जाना, और फिर व्यापार के बाद ये युद्ध किस तरह से होने लगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसे युद्ध से क्या मतलब, ये था कि और जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां थी वो भी यहाँ पे आ गई थी, तो उनमें होड़ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, और फिर उन्होंने भारतीयों की कुछ कमजोरियों को जाना था, तो इस तरह से वो धीरे धीरे उन्होंने कमजोरियों को पहचान लिया था कि हम यहाँ केवल व्यापार ही नहीं बल्कि हम यहाँ पर शासन भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए युद्ध करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये हम जानेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। अब देखिए किस किस के बीच में हुआ था, कंपनी और बंगाल के नवाब। हमें याद रखना है आपके बंगाल का नवाब कौन है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक डिस्कस की थी, उसमें हमने जाना था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी बनी थी उसके जो नवाब थे वो थे अलीवर्दी खान। अब हम इसमें पढ़ेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1707 में। उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो सबसे पहले कौन थे, मुर्शीद कुली खान, सॉरी मैंने अलीवर्दी खान बताया भी नहीं, मुर्शीद कुली खान थे, और उसके बाद फिर अलीवर्दी खान बने थे, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी बहुत अधिक शक्तिशाली शासक थे, तो हमें ये याद रखना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली क्या होती है, कठपुतली यह एक खिलौना है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। इसमें एक धागे बांध दिए जाते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर नाचता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। जैसे कि जो कुछ भारतीय शासक थे, अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी थे और उनके इशारों पर वो लोग चलने लगे थे, तो उन्हें फिर अंग्रेज लोग कठपुतली कहते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और क्यों हुआ था। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कौन बने थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, कंपनी डरने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर हो गया था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली अभी हमने पढ़ा था, जो उसके इशारों पर चले, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। तो कंपनी ने एक प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी मीन्स होता है विरोधी, प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। अब ये कंपनी ने एक चाल चली थी कि जो सिराजुद्दौला है उसके अगेंस्ट अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया जाए तो उस पर कंपनी अपना अधिकार स्थापित कर सकती है, उसे कठपुतली की तरह हिला सकती है। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर थे सिराजुद्दौला। तो इन्होंने कंपनी को मना कर दिया। फिर कंपनी ने जो देखिए यहाँ से देखिए, नवाब कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने हमला किया था, सिराजुद्दौला ने। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला डाला, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले
पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब देखिए इसने क्या किया, कलकत्ता पर भी अटैक कर दिया। जब कलकत्ता पर आक्रमण किया तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ताकतवर थे, तो उन्होंने अपनी सेना को वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया। अब देखिए नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ देखिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इधर से ये थे सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में, ये सबसे बड़ा कारण था कि उसके जो सेनापति थे, सेनापतियों में एक सेनापति था मीर जाफर, जिसने दगाबाजी की थी। जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसकी कारगुजारियां भी शामिल हैं। कारगुजारियों का मतलब है गलत कारनामे। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, इसने हिस्सा ही नहीं लिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन थे? सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के बाद में किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। यह हमें याद रखना है, मीर जाफर को बनाया गया था। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मीर जाफर ही कुछ ही समय तक अंग्रेजों की कठपुतली बन के रहा था, फिर इसको भी अपने शासन से अंग्रेजों ने हटा दिया था। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सभी डिस्कस करेंगे। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। किसको बनाया? मीर जाफर को। अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं था। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। जो कंपनी थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि कंपनी का भारत में जो जितने भी उन्होंने युद्ध किए थे उनका भी मूल उद्देश्य क्या था? अपने व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई किए ही किया जा सकता है तो किसी भी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्या है? अब देखिए कुछ समय तक मीर जाफर अंग्रेजों की बात मानता रहा, उसके इशारों पर चलता रहा, लेकिन जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। सबसे पहले सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर और मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई हुई थी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 1764 में। बस यहाँ पर यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी और जब उसकी मृत्यु हुई तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि ये लाइन किसने कही थी? हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, उसने कहा था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब नहीं था, नवाब था। ये नवाब वर्ड था। नवाब और नवाब में क्या अंतर था ये हम इसमें जानेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। देखिए जो भारत में जो शासक थे वो नवाब कहे जाते थे। वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा की थी। बहुत पैसा इकट्ठा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और फिर वो बहुत छोटी उम्र में 18 वर्ष की उम्र में ही 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गया था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से वो दौलत कमा के लेके गया था, बहुत रुपया कमा के ले गया था।
और इसके बाद हमें ये समझना है कि नवाब और नवाब में क्या अंतर है। तो हम ये जानेंगे कि जितने भी भारतीय शासक थे उन्हें यहाँ पर नवाब कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ से पैसे कमाने के बाद जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, मीन्स जो व्यापारी, जो अंग्रेजी गवर्नर भारत से पैसे कमाकर वापस लौटे और वहाँ उन्होंने अपने इंग्लैंड में जाकर आलीशान जीवन जिया, तो वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहने लगे। नवाब और नवाब में बस यही अंतर है। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। तो भारत में जितने भी शासक थे उन्हें नवाब कहा जाता था, जो बहुत ही आलीशान जीवन जीते थे। और जो लोग यहाँ से पैसे कमा के यूरोपीय देशों में जीवन जीने लगे थे और बहुत ही आलीशान शान शौकत के साथ जिए, तो वहाँ पर उन्हें नवाब कहा जाने लगा था। आई होप कि ये सभी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा और हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनी का फैलता हुआ शासन। कंपनी ने किस किस तरह से, देखिए आपको पहले पता है कि कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, फिर मीर कासिम को, फिर मीर जाफर को, उसके बाद मीर कासिम को। इस तरह से बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे उसने अपने और भी राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने और कौन कौन से तरीके सोचे थे जिससे कि वो भारतीय राज्यों के भीतरी कार्यों में भी दखलंदाजी करने लगे। तो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। इस सहायक संधि के अनुसार क्या था कि जो कोई भी शासक अंग्रेजों की सेनाओं की बातों, अंग्रेजों की जो कंपनी है जो वो ऑर्डर करती है, अगर उसे मान लेते हैं तो फिर उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अगर दूसरा राज्य उस पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज अपनी सेनाएं उनकी सुरक्षा के लिए भेजेंगे, तो कंपनी की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। और फिर वो क्या करते थे कि उनकी सहायता की सेना ने, अंग्रेजी सेना ने, तो वो उनकी सेना के लिए पैसा भारतीय शासक दिया करते थे। अब इसमें हम आगे समझते हैं। जैसे जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। और अगर जब भारतीय शासक पैसा नहीं दे पाते थे तो उन्हें अपना राज्य भी देना पड़ जाता था। और सहायक संधि के आधार पर हैदराबाद का इलाका छीन लिया गया था। तो ये हमें याद रखना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंसी के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला, जो कि टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। हमें याद रखना है कि कौन कौन से। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी शब्दार्थ हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश, और अधीनस्थता का मतलब होता है दब्बूपन। जो हमें एनसीईआरटी की बुक कहती है हमें उसी को मानना है। तो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान। अब हम आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए हम ये जो पार्ट है इसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे सेकंड चैप्टर का जो छूटा हुआ आगे का भाग है, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है तो उसे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।